तो अब हमें पढ़ना है बेगर्स मेथड। बहुत ही काम का टॉपिक और बहुत आसान सा टॉपिक, बहुत अच्छे से, बहुत तमीज से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो अगर तुम्हें कहीं पे भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तब तुम क्या लगाओगे? बेगर्स मेथड लगाओगे। बढ़िया से दिमाग में बिठा लो कि ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए? आइडेंटिकल। तभी क्या लगेगा तुम्हारा? बेगर्स मेथड लगेगा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे तो क्या लगाएंगे? तो पहले मैंने बताया कि अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे तो तुम लगाओगे ग्रुपिंग। देखते हैं कि लगाते कैसे हैं। तो तेरे पास 10 सिक्के थे और ये 3 भिखारी हैं, इनमें तेरे को बाँटना है। तो कैसे बाँट सकता है? लेट्स से मेरे को ये दोनों भिखारी अच्छे नहीं लग रहे, मैंने सारे इसी को दे दिए। हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसको मैं 9 दे दूँ, इसको 1 दे दूँ, इसको कुछ भी ना दूँ, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा। या फिर मैं इसको 8 दे दूँ, इनको 2 दे दूँ। कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पॉसिबल है, ठीक है? मतलब कोई भी कंडीशन नहीं है ना। तो अगर ऐसा है, तब तुम क्या लगाते हो? ये वाला फ़ॉर्मूला लगाते हो कि किसी भी भिखारी को कितने भी सिक्के मिल सकते हैं। तब ये फ़ॉर्मूला वैलिड होता है तुम्हारा कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे और r लोगों में बाँटने थे, तो n + r-1 CR-1। तो यहाँ n की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू क्या है? 3 है, तो पुट कर दिया, आंसर आ गया। अब इस चीज़ को अगर मैं कल को ये लिख दूँ तो क्या कोई दिक्कत वाली बात है? सोच के देख। क्या कि ये जो 3 लोग थे इनको कितने रुपए मिले? 10 रुपए मिले, तो सम कितना रहा होगा? 10 रहा होगा। मतलब तुमने सोचा अगर 10 रुपए देने का, तो तुम मक्कारी नहीं कर सकते कि मैं 10 नहीं दूँगा, मेरा मन तो 9 ही देने का है। वो तुम पहले से डिसाइड करके आओगे। तो अगर 10 चीज़ें बाँटनी है तो 10 की 10 बाँटोगे, अपने पास कुछ भी नहीं रखोगे। और दूसरी चीज़, क्या ऐसा पॉसिबल है कि x1 को मैं ढाई सिक्के दे दूँ? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब x1, x2, x3 क्या रहे होंगे? तीनों इंटीजर रहे होंगे। तो ये जो कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये कुछ भी नहीं है। भिखारी से पैसे ले थोड़ी लोगे। तो ये क्या रहा है तुम्हारा? ये वाली चीज़ है कि किसी भी न पर्सन को, किसी भी भिखारी को कितने भी सिक्के मिल सकते हैं। यही तो लिखा हुआ है ये तीनों चीज़। तो समझ गए होंगे तुम बढ़िया से। तो देख आगे बढ़ते हैं अब। तो ये फ़ॉर्मूला लगेगा कब? जब ये वाली कंडीशन होगी, मतलब कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होगा, तब ये फ़ॉर्मूला लगेगा। अब देख ये वाला केस देखते हैं। यहाँ क्या था कि तुम्हें 10 रुपए बाँटने थे। अब ये वाला जो भिखारी है, ये ज़िद्दी भिखारी है कि मेरे को जब तक तुम 1 रुपया नहीं दोगे, मैं यहाँ से हिलूँगा ही नहीं। ये मानता है। तो अगर ये हिलेगा ही नहीं, तो तुम्हें तो और भी काम करने हैं ना, तो इसको तो देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको संतुष्ट कर दो। इसको दे दो 1 रुपए कि भाई तू ले ले, चल कोई बात नहीं, तेरे को मैं दे देता 1 रुपए। तो इसको तूने अगर 1 रुपए दे दिए, तो अब तेरे पास कितने रुपए बचे? 10 माइनस 1, 9 रुपए बचे। तो अब क्या चीज़ है कि अब तुम्हें 10 रुपए नहीं बाँटने, तुम्हें 9 रुपए बाँटने हैं, ठीक है? और वही 3 लोग हैं और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रेंट था किस पे? केवल इसी पे था। ये दोनों तो संतुष्ट थे। तो जैसे भिखारी होने चाहिए नॉर्मली, वैसे ही तो हैं ये लोग दोनों। देखो, हाँ, इनको तुम मतलब ये मानते हैं कि हम भिखारी हैं तो हम चूज़र नहीं हो सकते ना। चलो यार, मालिक देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो भी ठीक है। ये इस बात में मानते हैं। अब ये वाला जो है ये तो ज़िद्दी है कि तुम दो मुझे, वरना मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं करने दूँगा। ठीक है, समझ गए होंगे तुम। तो अब तुम्हें 9 ही रुपए बाँटने थे, 3 लोग थे तो बाँट दो। क्या दिक्कत है बताओ? कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो फ़ॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। अब ये वाला देख, ये वाला क्या बोल रहा है? यहाँ माइनस आ गया। इसका क्या मतलब है? मतलब तुमने ये जो पहला भिखारी था, इसको तुम्हारी हालत पे तरस आ गया कि चल ठीक है यार, मैं तुझे 2 रुपए दे देता। तो तुम्हारे पास पहले टोटल 10 रुपए थे, अब इसने 2 रुपए दे दिए तुम्हें, तो कितने हुए देख? 10 + 2 हो गए, तो ये शांत हो गया। फिर ये वाला क्या बोलता है कि मैं तो 2 रुपए लिए बिना नहीं हटूँगा, तो इसको तुम्हें 2 रुपए देने पड़ेंगे। तो 12 रुपए थे क्योंकि 2 इससे लिए और 2 इसको देने पड़ेंगे और सिमिलरली 1 इसको देना पड़ेगा, तो कितने बचे अब? 9 रुपए बचे देखो। तो अब तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं है, अब 9 रुपए हैं क्योंकि 2 तुमने इससे ले लिए और 2 इसको दे दिए और 1 इसको दे दिया, तो कितने बचे? 9। अब क्या कोई कंस्ट्रेंट है? इसके अलावा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो अब डायरेक्ट क्या लग जाएगा? फॉर्मूले कि 9 रुपए हैं आइडेंटिकल, उनको तुम्हें 3 लोगों में बाँटना है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे? फिर देखिए जो था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया था तुम्हारे उस पेपर में, क्या बोल रहा है कि कितने तरीकों से 6 आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल चीज़ देखते ही तुम्हें चमकना चाहिए कि अगर आइडेंटिकल चीज़ों को बाँटना है तो क्या क्या लगाओगे? बेगर्स मेथड लगाओगे कि 6 आइडेंटिकल चीज़ों को 4 लोगों में बाँटना है। कंडीशन क्या है कि सबको कम से कम 1 संतरा तो मिले, ठीक है? तो ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि x1 + x2 + x3 + x4 कितना रहेगा? 6 बाँटने थे। सबको 1-1 मिलना चाहिए कम से कम, ठीक है? तो क्या केस रहा होगा? या तो 1 मिला होगा या उससे ज़्यादा मिला होगा, ठीक है? तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। मतलब चारों भिखारी ज़िद्दी हैं, इनको तुम्हें 1-1 तो देना ही पड़ेगा। तो अब तुम्हारे पास 6 नहीं है, 4 इनको दे दोगे, तो कितने हैं तुम्हारे पास टोटल? अब 2 ही हैं। अब 2 चीज़ों को 4 चीज़ों में बाँटना है, इस तरह से कि कोई कंस्ट्रेंट है ही नहीं। किसी को कितने भी मिल सकते हैं। हो सकता है तुम इसी को सारे दे दो या इसको दे दो या 1-1 दे दो या इन दोनों को दे दो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा वाला केस है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो बताओ क्या ये टफ है समझने में? आसान सी चीज़ तो है। तो अगर तुम्हें ये आता था टॉपिक, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे रिसेंट मेंस में आया है।
डायरेक्ट 20 से 30 सेकंड में तुम इस सवाल को क्या कर सकते थे, बहुत ईज़िली कर सकते थे। ठीक है, समझ पा रहे होंगे तुम। तो देख ये वाला सवाल खुद से करना, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, कर लोगे तुम। आगे देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर था। ये वाला भी खुद से करना। 1 सेकंड, यहाँ डिस्टिंक्ट ऑरेंजेस हैं यार, तो यहाँ क्या लगानी पड़ेगी तुम्हें? ग्रुपिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, फिर कंडीशन देख लेना, सबको कम से कम 1 ऑरेंज तो मिलना ही चाहिए। तो 20 को तुम्हें 3 लोगों के ग्रुप में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। खुद से करना है ये सवाल भी, ग्रुपिंग से होगा। फिर ये वाला मैं करवा देता हूँ तुम्हें। इसमें किसी को बेगर्स मेथड तो नहीं लग रहा है यार, डिस्टिंक्ट है ना? ठीक है, तो बेगर नहीं लगेगा इसमें। फिर ये वाला देखो, ये क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड वैल्यूज हैं, एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए इस तरह से। तो अगर वो नॉन नेगेटिव बोल रहा है मतलब तीनों क्या रहे होंगे? या तो जीरो रहे होंगे या जीरो से बड़े रहे होंगे, तो यही तो बात है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। समझ गए होंगे? तो साफ साफ किसका क्वेश्चन है? बेगर्स मेथड का। बस एक कंडीशन है, वो डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए। तो पहले तो हम टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल अगर मैं निकालूंगा कि 15 रुपए को 3 लोगों में बांटना है इस तरह से, तो कोई कंडीशन नहीं है मतलब, तो बेगर्स मेथड लगेगा, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें वो वाले केसेस ढूंढने पड़ेंगे जिसमें एक्स वाई जेड जो था तुम्हारा वो डिस्टिंक्ट नहीं था, मतलब इक्वल था। तो या तो तीनों इक्वल रहे होंगे। अब टोटल 15 रुपए हैं, तीनों अगर इक्वल रहे होंगे तो 5-5 गए होंगे हर एक के किस्से में। ठीक है, तो एक तो ये वाला केस रहा होगा। अब उसने बोला है कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए तीनों, तो कोई जरूरी थोड़ी है तीनों इक्वल इक्वल ही हो। ये वाला केस भी तो हो सकता है। अभी भी तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है ना, कोई दो भी अगर इक्वल हो गए तो भी तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो तुम्हें ये वाला केस भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं x को 1 पुट कर दूं, y भी 1 रहा होगा तो z कितना आएगा 13, क्योंकि सम कितना होना चाहिए 15। सिमिलरली 2 पुट करोगे तो ये 11 आएगा, 3 पुट करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा। ऐसे सारे केसेस बना लेने हैं तुमने। तो जैसे ही मैंने x को 8 पुट किया तो फिर तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वाला केस तो नहीं होगा। अब सोचो क्या सारे केसेस इंक्लूड कर लिए हमने। जब भी केसेस बनाने होते हैं ना यार, तो थोड़ा सा केयरफुल रह के क्रॉस चेक कर लेना होता है कि कोई केस छोड़ तो नहीं दिया। तो देख यहाँ साफ साफ मैंने वो वाला केस छोड़ दिया जिसमें एक्स और वाई दोनों जीरो रहे होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट केस है, ये मिस हो सकता है। क्योंकि पॉसिबल है ना कि तुम्हें 15 रुपए बांटने थे, तुमने इन दोनों को कुछ नहीं दिया, सारे रुपए इसी को दे दिए, तीसरे वाले भिखारी को। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो ये टोटल इस वाले पर्टिकुलर केस में कितने केसेस आए होंगे? 7 केसेस आए होंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर इसके लिए 7 केसेस आ रहे हैं और x प्लस वाई प्लस जेड 15 है, तो इसके लिए भी तो कितने केसेस आए होंगे? 7 केसेस आए होंगे, जिसमें मतलब ये दोनों बराबर ना हो और ये दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। सिमिलरली ये वाला केस रहा होगा जिसमें x जो है ये वाले दोनों क्या रहे हो? बराबर, और इसके बराबर ना हो। ठीक है, तो यहाँ भी 7 केसेस आए होंगे, तो टोटल कितने केसेस हो गए? 21 केसेस तो ये हो गए जिनमें कोई दो बराबर थे, और अगर तीनों बराबर थे तो एक केस ये था। तो टोटल 22 केस तुम्हें क्या दे रखे थे? तकलीफ दे रहे थे, जहां एक्स वाई जेड तुम्हारे डिस्टिंक्ट नहीं थे। तो वो माइनस कर देना टोटल में से, तो तुम्हें क्या मिल जाएंगे? वो वाले सारे केसेस मिल जाएंगे जिनमें एक्स वाई जेड क्या रहे हो? डिस्टिंक्ट रहे हो। समझ गए होंगे तुम बढ़िया से। बस केसेस बनाते टाइम ध्यान रखना कि किसी केस को तुम क्या ना कर दो, मिस ना कर दो। यही गलती होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बहुत काम का टॉपिक है और आसान सा टॉपिक है, ज्यादा टिपिकल है नहीं, और इससे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। ठीक है, तो देख मोटी मोटी 3 वैरायटी होती है इसमें। या तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का तुम डिस्ट्रीब्यूशन करते हो जिसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता, ये सबसे आसान है। या फिर कंस्ट्रेंट के साथ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। या फिर अलाइक ऑब्जेक्ट का होता है। अलाइक ऑब्जेक्ट के लिए बेगर्स मेथड अच्छे से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देख ये अगर है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन करना है जिसपे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो ये तो बहुत आसान है, सबको पता होता है। लेट्स से एग्जांपल अगर मैं दे दूं कि 3 बॉल्स को 5 बॉक्सेस में पुट करने के लिए कितने तरीके होंगे तुम्हारे पास। ठीक है, तो इसका आंसर सबको पता होता है, या तो 3 टू द पावर 5 होगा या 5 टू द पावर 3 होगा। इसमें घूमते रहते हैं। तो इसको सोचने का तुम अप्रोच ये बना सकते हो कि तुम सोचो कि ऑप्शन किसके पास है, बॉल के पास ऑप्शन है या बॉक्स के पास ऑप्शन है। तुम डिस्ट्रीब्यूट किसको कर रहे हो? बॉल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो हर एक बॉल के पास 5 बॉक्सेस है और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। मतलब हो सकता है कि ये जो 5 बॉक्सेस थे इनमें से पहला जो बॉक्स था उसी में सारी बॉल्स आ गई हैं। तो हर बॉल के पास 5 ऑप्शन, 3 बॉल हैं, तो क्या रहा होगा तुम्हारे पास आंसर? टू द पावर कितना रहा होगा? 3 रहा होगा आंसर। अब यहाँ अगर मैं देखूं, तुम ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि कोई थर्ड पर्सन है जो कि बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो बॉल्स के पास ऑप्शन है या फिर थर्ड पर्सन के पास क्या है? ऑप्शन है। ठीक है, इसको 3 टू द पावर 5 मत कर देना। फिर देखा अगला जो टॉपिक है कंस्टेंट के साथ। अब लेट्स से अगर वही क्वेश्चन होता, उसमें बोल देता कि एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बॉल तो आनी ही चाहिए, तो फिर तुम्हें क्या लगाना पड़ेगी? ग्रुपिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी कंस्ट्रेंट के साथ तुम्हें अलग अलग ऑब्जेक्ट की ध्यान रखना, अच्छे से डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, तब तुम क्या करोगे? ग्रुपिंग करोगे।
लेट्स से अब ग्रुपिंग में फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप जो होता है, कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बनते हैं ऐसे, अगर 12 को मेरे को 2 3 7 के ग्रुप में डिवाइड करना हो तो ऐसे करते हैं 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 3 7, इसके फैक्टोरियल से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फिर लेट्स से अगर इनमें डिवाइड करेंगे तो देख 5 5 2 2 में डिवाइड करोगे तो फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। फिर हर बार हम नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप्स जो आते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो देखिए यहाँ कितने इक्वल ग्रुप्स हैं, 2, ये वही इक्वल है 2, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। समझ गए होंगे तुम, ठीक है। फिर देखिए एक सवाल देखते हैं, इससे चीज़ें और क्लियर हो जाएँगी। क्या बोल रहा है कि 8 लोग जो हैं, उनको तुम्हें ट्रांसपोर्ट करना है एक सिटी से दूसरी सिटी में, 3 अलग-अलग कार में। फिर कंडीशन क्या दी गई है कि जो कार है, उसके अंदर मैक्सिमम 3 लोग आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो नंबर ऑफ वेज़ बताओ लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के। तो 8 लोग थे, अब तुम क्या बनाओगे, 3 ग्रुप बना दो। क्योंकि 3 ही कार है ना, तो 3 ही ग्रुप बना पाओगे। अब वो जो 3 ग्रुप बनाओगे, मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, तो मैक्सिमम से अगर मैं स्टार्ट कर दूँ, तो ये बना होगा। अब अगर मैं सोचूँ कि मैं लेट्स से 2 से डिवाइड क 2 में डिवाइड कर दूँ, तो क्या ये 8 बन पाएगा? ये 8 बनेगा ही नहीं, तो ये एक ही ग्रुप बना होगा इसका। ये तो सोच पा रहे होंगे तुम। अब कितने नंबर ऑफ ग्रुप रहे होंगे, तो देख 8 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और यहाँ देख 2 क्या हैं तुम्हारे, इक्वल ग्रुप्स हैं। 2 इक्वल ग्रुप्स है ना, इक्वल साइज़ के, तो 2 फैक्टोरियल से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये तो हो गए तुम्हारे नंबर ऑफ ग्रुप्स कि इतने नंबर ऑफ ग्रुप्स बने होंगे। अब तुम सोचो कि 3 कार थी, उसमें ये 3 ग्रुप आ गए। इन ग्रुप को जो है सिंगल एलिमेंट की तरह देखो, कि ये जो 3 लोगों का मैंने ग्रुप बनाया, इसको सिंगल एलिमेंट की तरह देखो। तो ये C1 थी, ये C2 थी, ये C3 थी, तो ये आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं। तो आपस में अरेंज होने के तरीके कितने, 3 फैक्टोरियल, कि भाई 3 लोग हैं तेरे पास, वो 3 जगह कितनी तरह अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। हर एक बंडल को, हर एक ग्रुप को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करो। ठीक है, समझ गए होंगे तुम बढ़िया से। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि मैं 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर दूँ, यहाँ से इसमें, इसकी जगह। क्यों ऐसा आ रहा होगा? क्योंकि अलाइक में हमने पढ़ा होता है कि डिवाइड करते हैं 2 फैक्टोरियल से, बट अगर तुम देखो, जो पहला वाला ग्रुप है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो P1, P2, P3 हैं, मतलब 3 अलग-अलग लोग हैं ना। इसके अंदर P4, P5, P6 है, तो ये तो अलाइक हुए ही नहीं, ये तो अलग-अलग ग्रुप्स हैं। समझ पा रहे हो तुम? केवल ग्रुप का साइज़ बराबर है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो तो अलग-अलग है ना। ठीक है, तो समझ गए होंगे तुम। बस ये ध्यान रखना कि ग्रुप को कैसे ट्रीट करना है, एक इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह। तो यहाँ क्या आया होगा, 3 फैक्टोरियल, भाई 3 जगह 3 ग्रुप्स को अरेंज करने के कितने तरीके, आपस में 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएँगे। ठीक है, समझ गए होंगे तुम बढ़िया से।